तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स को। इससे पहले हमने डिस्कस किया है हमारी सोल्यूशन क्या है और कंपोनेंट क्या है सोल्यूशन के, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन भी हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। तो वेरियस कंसंट्रेशन टर्म से क्या मतलब है, मतलब ये कंसंट्रेशन से क्या मतलब है यहाँ पे, इसको हमने देखना है। देखिए कंसंट्रेशन हमें ये बताती है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है कितने यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितने यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हुआ है, उस चीज को बताने के लिए जो टर्म आई उसको हम बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन। या सिंपल सादी लैंग्वेज में ऐसा बोल दो कि कितना सोल्यूट कितने सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन। तो हमें यह पता करना है कि कितना सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है सॉल्वेंट के अंदर, उसके लिए जो कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं वो हमने यहां पे डिस्कस करनी है। बड़ी कंसंट्रेशन टर्म हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, आगे जैसे वीडियो हमारी बढ़ती जाएगी हम देखते जाएंगे। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि कोई सॉल्यूशन ऐसी होती है जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है, जिसे हम बोलते हैं लेस कंसंट्रेशन वाली सॉल्यूशन। तो लेस कंसंट्रेशन वाली सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो। लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। और कई सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, हाई कंसंट्रेशन वाली जो सॉल्यूशन होती है, उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन में यह फर्क है, जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होती है, और जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो वो हमारी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होती है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज को डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, मैं कल भी आपको यह बोल चुका हूं कि दो कंपोनेंट वाली सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। दो कंपोनेंट वाली सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, और दो कंपोनेंट में दो लेट करते हैं। हमारे दो कंपोनेंट है, एक का नाम ए है और दूसरे कंपोनेंट का नाम बी है। तो जो ए कंपोनेंट है, हम यहां पे ए कंपोनेंट को लेट करते हैं। ए कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट है और बी कंपोनेंट हमारा क्या है, सोल्यूट है। तो जहां जहां कंसंट्रेशन टर्म है वहां ए के लिए मैं सॉल्वेंट के लिए मैं ए लिखूंगा एंड सोल्यूट के लिए मैं बी लिखूंगा, या मैं ऐसा भी बोल दूं सॉल्वेंट के लिए मैं 1 लिखूंगा एंड सोल्यूट के लिए मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। देखिए मैं जस्ट आगे आपको जैसे बढ़ता जाऊंगा ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी। फिलहाल आप याद रखिए सॉल्वेंट के लिए ए या 1 लिखने वाला हूं मैं कंसंट्रेशन टर्म में, और सोल्यूट के लिए बी या मैं 2 लिखने वाला हूं। देखिए हम बढ़ते हैं मास परसेंटेज को डिफाइन करके एक बार फिर से उसको देखते हैं। मास परसेंटेज है कितना सोल्यूट ग्राम्स में प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज नोन एज मास परसेंटेज। मैथमेटिकली अगर हम ऐसा बोलते हैं इसे कि मास परसेंटेज किसके बराबर है, मास परसेंटेज हमारा वो है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और कितना ग्राम, 100 ग्राम के अंदर कितना मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है कितने मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज नोन एज मास परसेंटेज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, लेट करते हैं हमारा W1 ये है मास। मैंने बोला था 1 किसके लिए है, 1 हमेशा सॉल्वेंट के लिए है। तो W वेट, ये हमारा वेट या मास है किसका, सॉल्वेंट का, वेट ऑफ सॉल्वेंट बोल दीजिए या मास ऑफ सॉल्वेंट बोल दीजिए। और W2 ये क्या है, ये है हमारा मास किसका, मास ऑफ सोल्यूट। 2 हमेशा सोल्यूट के लिए लिख रहे हैं, मैं आपको बोल दिया इससे पहले भी। W1 मास ऑफ सॉल्वेंट है, W2 मास ऑफ सोल्यूट है। तो बात आती है, बताइए हमारी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का कितना मास है। तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का मास हम ऐसा निकाल सकते हैं, मास परसेंटेज ऑफ ए बोल सकते हैं ना, सॉल्वेंट को ए भी बोला था याद है आपको, एंड सोल्यूट को हमने बी बोला था। तो मास परसेंटेज ऑफ ए इन सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ ए इन सॉल्यूशन किसके बराबर आया, ए का मास क्या है, W1 है, ए का मास W1 है, और सॉल्यूशन का मास बता दीजिए। सॉल्यूशन में 2 हैं, W1 भी है और W2 भी है। तो सॉल्यूशन में W1 प्लस W2 हुआ, और साथ में आपको 100 से करना है मल्टीप्लाई। तो ये निकल के आया मास परसेंटेज हमारी ए की सॉल्यूशन के अंदर क्या है। सिमिलरली अगर आपको को बोल दे मास परसेंटेज निकालो बी की, तो मास परसेंटेज बी की निकालने के लिए आपको क्या करना है, बी सोल्यूट का मास लिखना है। सोल्यूट का मास है W2, और सॉल्यूशन का मास कितना है, सॉल्यूशन में सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, साथ में आपको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जो चीज निकल के आएगी दैट इज नोन एज मास परसेंटेज ऑफ बी
इन द सॉल्यूशन। तो ये है हमारा मास परसेंटेज। शुरू करते हैं हम वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म को देखना। वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 क्यूबिक कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कि कितना वॉल्यूम हमारे सॉल्यूट का, कितनी वॉल्यूम 100 वॉल्यूम क्यूबिक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर कितना है, दैट इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। याद रखिए वॉल्यूम परसेंटेज ऐसी सॉल्यूशन के लिए होता है जहां लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो। फॉर एग्जांपल हमारा ऑयल इन वाटर हो, फॉर एग्जांपल हमारा मिल्क इन वाटर हो, तो ऐसी सॉल्यूशन के लिए हम वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज को मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 क्यूबिक कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमने अभी भी बोला कि W1 किसके लिए होता था, वेट ऑफ हमारा सॉल्वेंट होता था, वेट ऑफ कंपोनेंट ए होता था। यहां भी V1 हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए है, एंड V2 हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ बी। याद रखिए ए में सॉल्वेंट के लिए बोल रहा हूं एंड बी में सॉल्यूट के लिए यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। तो बताइए फिर वॉल्यूम परसेंटेज ए का क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए किसके बराबर होगा, वो वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हुआ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए। सिमिलरली अगर आपको को बोल दे बताइए वॉल्यूम परसेंटेज बी किसके बराबर होगा, तो आपने वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो जो चीज निकल के सामने आएगी वो हमारा होगा क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। आइए डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। तो याद रखिए मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का फ्रैक्शन। अब देखते हैं मोल का फ्रैक्शन क्या कहलाता है कंसंट्रेशन टर्म में। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि कितना रेशो, हम रेशो मतलब डिवाइड, हाँ हो गया, तो कितना फ्रैक्शन मतलब कितना रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल एक कंपोनेंट का, वो कितने जितने कंपोनेंट होंगे उसके जो डिवाइड करेंगे तो जो निकल के सामने आएगा वो होगा हमारा मोल फ्रैक्शन। अगर नहीं क्लियर है देखिए एक बार समझिए। फॉर एग्जांपल ये शुगर है और फॉर एग्जांपल शुगर को हमने किसके अंदर डाला हुआ है, वाटर के अंदर मिक्स किया हुआ है। शुगर को वाटर के अंदर मिक्स किया हुआ है। अब मैं आपको कहता हूं कि आप शुगर का मोल फ्रैक्शन बताइए। तो शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है, शुगर डिवाइडेड बाय शुगर का मोल, शुगर के कितने मोल हैं वो डिवाइडेड बाय किसमें है, सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन के अंदर क्या है, शुगर और वाटर दोनों हैं। तो ये हुआ शुगर का मोल फ्रैक्शन। अगर आपको मैं बोलूं कि आप वाटर का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो वाटर के कितने मोल हैं यहां पे डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के मोल, और सॉल्यूशन में क्या है, शुगर प्लस वाटर। तो ये हुआ हमारा वाटर का मोल फ्रैक्शन। तो मैं वही कहना चाहता हूं, कितने जिसके कंपोनेंट के मोल निकालना चाहते हैं उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट किससे कर रहे हैं, यहां पे काई से डिनोट किया जाता है, और काई या का सिंबल ये आपके सामने प्रेजेंट है। लेट करते हैं, अभी बार बार मैं आपको बोल चुका हूं कि 1 हमेशा यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट के लिए एंड 2 हमेशा यूज कर रहे हैं यहां पे सॉल्यूट के लिए। अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं, आप 2 सॉल्वेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए लेट करते हैं, लेट n1, n है नंबर ऑफ मोल, लेट n1 विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, 1 सॉल्वेंट के लिए है, एंड n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। तो निकालिए फिर मोल फ्रैक्शन हमारे सॉल्वेंट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज काई। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं, काई से। अब निकाल रहे हैं सॉल्वेंट के लिए, तो काई के आगे 1 लगा दो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज काई 1 किसके बराबर है, हमारा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर है, सॉल्वेंट के मोल डिवाइडेड बाय
हमारे सॉल्यूशन के मोल कितने हैं, N1 प्लस N2। सॉल्यूशन में N1 भी है, N2 भी है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी है एंड सॉल्यूट भी है। तो ये निकला मोल फ्रैक्शन किसका, हमारा सॉल्वेंट का। सिमिलरली अगर आपको को बोल दे कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालो, तो आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालने के लिए Chi2 इज इक्वल टू मोल हमारे सॉल्यूट के कितने हैं, N2 डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन के मोल, और सॉल्यूशन के मोल क्या है, N1 प्लस N2। तो यहां से निकल के आया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी। याद रखिए द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, मैं लिख रहा हूं सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये हो गया, यहां से आया N1 प्लस N2 और Chi1 के लिए, और Chi2 के लिए क्या आया, N2 प्लस N1 प्लस N2। तो आइए देखते हैं सम करके कि इसे 1 के बराबर है या नहीं। तो देखिए टोटल मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट Chi1 क्या है, N1 प्लस N2। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, N2 प्लस N1 प्लस N2। अब ये दोनों ऐसा भी लिख सकते हैं आराम से, N1 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, और ये चीज मैथमेटिकली अगर आपने पढ़ा है किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहां से हम मोल फ्रैक्शन को भी निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन को निकालने का ये तरीका है, मोल फ्रैक्शन हमें बताता है कितने मोल सॉल्यूट के या कितने मोल सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। ये हमारी थर्ड कंसंट्रेशन टर्म थी। तो फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म मैं आपके सामने लेके आया हूं जिसका नाम है मोलैरिटी, और मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं। मोलैरिटी है कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है कि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, दैट इज नोन एज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को मैथमेटिकली हम लिखते हैं मोलैरिटी, MOLARITY, मोलैरिटी कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज N2, नंबर ऑफ मोल टू सॉल्यूट के लिए, ये हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट N2 है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट N1 है, ठीक है, N1 इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या है, N1 प्लस N2। याद रखिए पढ़ा है आपने अभी, ठीक है। अब लिखते हैं लेट N2 इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन V मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये लीटर बोल रहा है, हम मिलीलीटर लेते हैं। N2 इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन V मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन में लीटर था, हमने मिलीलीटर अगर किया तो हम जानते हैं कि 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 1000 के साथ। तो ये बना हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला, N2 डिवाइडेड बाय V मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं 11th क्लास में पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स याद रखिए अगर आप भूल चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहां नंबर ऑफ मोल किसके लिए है, नंबर ऑफ मोल यहां सॉल्यूट के हैं, तो मास किसका होगा, मास भी सॉल्यूट का होगा। मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, मॉलिक्यूलर मास भी सॉल्यूट का होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं W2 से। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट होता तो W1 होता, यहां मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट इज W2। ये है मास ऑफ सॉल्यूट, W2 इज द मास ऑफ सॉल्यूट, और मॉलिक्यूलर मास को मैं रिप्रेजेंट करता हूं M2 से, M2 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो पुट कीजिए इसको इधर, तो N2 किसके बराबर है, N2 यहां से किसके बराबर है, W2 अपॉन M2। अब N2 को उठा के लाइए इस इक्वेशन में, तो M किसके बराबर होगा, M होगा W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय V मिलीलीटर। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। और मोलैरिटी का ये फॉर्मूला है, मोलैरिटी का ये भी फॉर्मूला है, और मोलैरिटी के यूनिट क्या होंगे बता दीजिए। मोलैरिटी के यूनिट ऊपर क्या है, ऊपर है हमारा मोल, और नीचे क्या है, नीचे है हमारा लीटर। तो मोल
पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, ये है हमारे मोलैलिटी के यूनिट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं मोलैलिटी। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है वो है मोलैलिटी। आइए मोलैलिटी को डिस्कस कीजिए मेरे साथ। मोलैलिटी क्या होता है? पॉइंट नंबर 5 है हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड पर केजी मतलब क्या हो गया? 1000 ग्राम हो गया पर केजी या 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, पर केजी या 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो मैथमेटिकली मोलैलिटी किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इन केजी, मास ऑफ सोल्यूशन इन केजी। मोलैलिटी को कैपिटल एम नहीं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट बोल रहा है तो डायरेक्ट माइंड में चला जाना चाहिए। N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट होता है, N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट होता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट के लिए क्या लिखेंगे? N2। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बोल रहा है, हमने केजी में नहीं, हमने स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम में लेने हैं। तो मास इन ग्राम, अगर ग्राम लिखा तो 1000 से कर लीजिए मल्टीप्लाई आराम से। अब नंबर ऑफ मोल को 2 मिनट पहले अभी बोला, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है? मास ऑफ हमारा सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट होता तो वो किसके बराबर होता? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो N2 की यह वैल्यू यहां पुट कीजिए। N2 की वैल्यू पुट करने के बाद यहां लिखेंगे W2 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मास इन ग्राम। तो ये निकल के आया हमारा मोलैलिटी का एक फाइनल फार्मूला। तो यहां मोलैलिटी के यूनिट बता दीजिए। ऊपर है हमारा मोल और नीचे है हमारा केजी। तो मोल पर केजी या हम बोल सकते हैं मोल केजी इनवर्स इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। तो पॉइंट नंबर 5 यहां कंसंट्रेशन टर्म का क्लियर हो चुका। तो नेक्स्ट है हमारा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। इसकी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। पर लीटर है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब बात यह आती है, सर व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? अगर आपने क्लास 11th में को अच्छे से पढ़ा है पहले यूनिट को, तो वहां हमने ग्राम इक्विवेलेंट भी पढ़ा था। ग्राम इक्विवेलेंट आप सब बच्चों ने पढ़ा होगा, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं आपके सामने, छोटा सा न्यूमेरिकल है, जस्ट हिंट है ग्राम इक्विवेलेंट को समझने के लिए। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl whose mass is 36.5। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिसका मास आपको दिया हुआ है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ता है इक्विवेलेंट मास को। याद रखिए, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास को निकालना पड़ता है। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? आपका जो क्वेश्चन में मॉलिक्यूल दिया होगा उसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, वो तो आपको निकालना आता है, डिवाइडेड बाय आप x कीजिए। x क्या होता है? एसिड के लिए x होता है कितने SOH देता है। एसिड के लिए x क्या है? कितने वो H देता है, दैट इज बेसिसिटी। एसिड के लिए x क्या है? उसकी कितने H देता है, दैट इज बेसिसिटी। बेस के लिए H क्या, बेस के लिए सॉरी x क्या होता है? बेस के लिए x होता है कितने वो OH देता है, कितने वो OH देता है, दैट इज नोन एज एसिडिटी। बेस के लिए x क्या होता है? कितने वो OH देगा। एसिड के लिए x क्या होगा? कितने वो H देगा। ठीक है, यहां आपके क्वेश्चन में क्या है जरा ये बता दो। यहां क्वेश्चन में H है, एसिड है, HCl है, तो HCl कितने H दे सकता है? HCl एक ही H देगा। तो यहां पे HCl x की वैल्यू क्या है? HCl के लिए 1 है। अगर H2SO4 होता तो H2SO4 कितने H देता है हमें? आराम से 2 H पॉजिटिव 2 प्रोटॉन दे सकता है। अगर 2 प्रोटॉन दे सकता है तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए x की वैल्यू क्या होगी? 2 होती है। तो ये है हमारी x की वैल्यू। फॉर एग्जांपल NaOH, तो NaOH कितने OH दे सकता है? एक OH दे सकता है। तो NaOH के लिए x की वैल्यू क्या है? 1 है। तो दिस इज द एसिडिटी ऑफ NaOH। जो बेस होता है उसकी एसिडिटी होती है, जो एसिड होता है उसकी बेसिसिटी होती है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 35.5 है, मिला के बन गया 36.5 डिवाइडेड बाय कितने H देगा? 1 देगा। तो क्या आया?
इक्विवेलेंट मास निकल के आया 36.5। अब निकालना है आपको ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला याद रखिए। जो आपको मास दिया गया होगा, गिवन मास आपको क्वेश्चन में दिया होगा, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। आपके क्वेश्चन में मास क्या देख के बताइए, डायरेक्ट 36.5 दिया हुआ है, आपने इक्विवेलेंट मास क्या निकाला, 36.5 निकाला। तो जब हम इक्वेट करेंगे हमें यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट कितने निकल के आएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, जिसका मास 36.5 है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आएगा। तो मुझे यहां तक आपको पता चल गया होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट को हम अब ऐसा भी लिख सकते हैं, अभी बोला ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास। ग्राम इक्विवेलेंट किसका, सॉल्यूट का। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, और इसका होल डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर यहां ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्वेंट का होता तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट के मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W2 से करते हैं, याद होगा आपको। और इक्विवेलेंट मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, और इक्विवेलेंट मास का कोई सिंबल नहीं है, उसके लिए इक्विवेलेंट मास ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, हमें करना है मिलीलीटर में कन्वर्ट, तो हम V मिलीलीटर लिखेंगे, आगे 1000 कर देंगे। ठीक है, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी को, W2 अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास, और यहां लिखिए 1000 डिवाइडेड बाय V मिलीलीटर। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का ये फाइनल फॉर्मूला, और नॉर्मेलिटी के यूनिट बता दीजिए 1 मिनट में। ऊपर क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट है, ऊपर है ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे क्या है, लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। तो ये था हमारा नॉर्मेलिटी की कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करना। आइए 2 कंसंट्रेशन टर्म और बचती हैं, एक मास फ्रिक्शन और एक पार्ट्स पर मिलियन डिस्कस करते हैं। बड़ा ज्यादा इजी कंसेप्ट है मास फ्रिक्शन का। मास फ्रिक्शन है कि आपका एक कंपोनेंट का मास डिवाइड बाय टोटल कंपोनेंट के मास को करके निकालिए, जो चीज निकल के आएगी वो होगा हमारा मास फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल शुगर और वाटर है, शुगर और वाटर मिला के सोल्यूशन बनी हुई है, तो अगर आपको निकालना है मास फ्रिक्शन शुगर का, तो शुगर का मास कितना है, डिवाइड कर लीजिए शुगर और वाटर के मास को, तो निकल के आ गया आपका मास फ्रिक्शन किसका, शुगर का। हम यहां पे बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि ए जो कंपोनेंट है हमारा वो क्या है, सॉल्वेंट है, और बी कंपोनेंट हमारा क्या है, सॉल्यूट है। तो कंपोनेंट ए के लिए जो मास है वो हम बोलते हैं W1, दैट इज सॉल्वेंट का मास हो गया, और कंपोनेंट बी है उसका जो मास है लेट किया हमने, वो किसके बराबर है, W2, और ये मास किसका है, सॉल्यूट का है। तो आइए फिर बताइए मास फ्रिक्शन हमारा ए का किसके बराबर होगा, मास फ्रिक्शन ऑफ ए किसके बराबर है, ए का मास फ्रिक्शन निकालिए, देखिए W1, और टोटल मास फ्रिक्शन किसका है, कितना है, W1 अपॉन W2। तो ये निकल के आया मास फ्रिक्शन हमारे ए का। सिमिलरली अगर आपको को बोल दिया जाए कि मास फ्रिक्शन बी का निकालो, तो आपने देखना है बी का मास कितना है, डिवाइड कर लीजिए टोटल मास से, टोटल मास है W1 अपॉन W2, तो ये निकल के आया हमारा मास फ्रिक्शन बी का। तो ये बड़ा ही सिंपल था मास फ्रिक्शन निकालना। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं मास किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट का। तो लास्ट एक टर्म डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन एक फाइनल कंसंट्रेशन टर्म हम डिस्कस करेंगे। पार्ट्स पर मिलियन लिखिए पॉइंट नंबर 8 पे, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ppm से। ppm से आपने नाम शायद सुना होगा। अब इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, ये होता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर very dilute solution the concentration is represented in parts per million. The concentration is represented in parts per million. Definition आप लिखिए, it is defined as the number of parts by mass of solute, the number of parts by mass of solute present in million parts of the solution, present in million parts of the solution, कि कितना पार्ट
सल्यूट का बाय मास, हाँ मास के हिसाब से कितना सल्यूट का पार्ट कितने मिलियन, 1 मिलियन पार्ट सॉल्यूशन के अंदर होगा, दैट इज नोन एज पार्ट पर मिलियन। मैं आपको बताता हूं सिंपल, हमारा एटमॉस्फेयर देख लीजिए कितना बड़ा एटमॉस्फेयर है, कितना बड़ा एटमॉस्फेयर है मतलब कितना ज्यादा सॉल्वेंट है, बड़ा है, ज्यादा चीज सॉल्वेंट होती है, उसमें छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल, छोटे छोटे कहीं हजार मिलियन पार्ट में कहीं डस्ट के पार्टिकल एक पार्टिकल होगा, मिलियन में से कहीं एक डस्ट का पार्टिकल, दैट इज उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज वो पार्ट्स पर मिलियन है। तो पीपीएम को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ सल्यूट, मतलब मास ऑफ सल्यूट वो डस्ट पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। कोई टोटल मास ऑफ सॉलिड मतलब हमारे एटमॉस्फेयर का मास कितना है, और 1 मिलियन पार्ट है तो मिलियन क्या होता है 10⁻⁶, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पार्ट पर मिलियन। और पार्ट पर मिलियन किसके लिए यूज करते हैं, मोस्टली पोल्यूशन वगैरह को एक्सप्रेस करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन यूज किया जाता है। देखिए ये सारी की सारी टर्म जो यहां डिस्कस की है, ये सारी की सारी टर्म को रिवाइंड करके भी अच्छे से आप देखिए, आपको समझ आएगा डेफिनेटली। अगर इसके नोट्स आपको चाहिए हो तो आप इसी यूट्यूब चैनल का एक पेज बना हुआ है लर्न केमिस्ट्री विद मी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, आप कीजिए उस पेज को फॉलो और नोट्स वगैरह वहां से आपको मिल जाएंगे, आप नोट डाउन कीजिए आप नोटबुक पे। थैंक यू।